आदाब नाज़र, मैं हूं नासिर के शाह। आप देख रहे हैं JKC न्यूज़ नेटवर्क। मेरा फेसबुक पेज नासिर के शाह ऑफिशियल और भी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। तो मेरे साथ आज खास मुलाकात के लिए कांग्रेस की दो मशहूर और जानी मानी हस्तियां, एक शेख मुजीब अली साहब जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस के, और मेरे साथ मौजूद है जावेद लोन साहब जो ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं बाला ब्लॉक के। और दोनों ही जो है काफ़ी मेहनती लोग हैं, कांग्रेस में काफ़ी ये डेडिकेटेड रहते हैं। आज इन्होंने यहाँ पर एक प्रोटेस्ट किया बाला के अंदर, और प्रोटेस्ट का थीम था अग्निपथ स्कीम वापस लो, रोल बैक अग्निपथ स्कीम। तो मैं सबसे पहले लोन साहब से पूछूंगा कि क्योंकि इन्हीं के एरिया में ये हुआ है, क्यों इन्होंने ये नारा दिया रोल बैक। लोन साहब, क्या दिक्कत है आपको इस स्कीम से? आप बार बार जो इन कोई बीजेपी कोई स्टेप लेती है तो आप उसको जो है पकड़ने की कोशिश करते हैं। नासिर साहब, दिक्कत मुझे नहीं है, दिक्कत भारत के नौजवानों को है। दिक्कत मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, हरियाणा में, छत्तीसगढ़ में, दिल्ली की सड़कों पे, पंजाब में जो नौजवानों ने किया, मुझे दिक्कत उस बात से है। लोन साहब, इस दिक्कत के पीछे जो है बोला जा रहा है कि कांग्रेस को कोई मुद्दा नहीं है, कांग्रेस भारत से ख़त्म हो गई, अब जो है ये इश्यूज़ पकड़ते हैं, नौजवानों को वर्ग लाते हैं। टीन एजर्स हैं, आपने अपनी तकरीर में कहा 16, 17, 18, 19, 20, 21 साल के बच्चे हैं, इनको जो है वर्ग ला रही है कांग्रेस। बीजेपी आरोप लगाती है, क्या कहेंगे आप इस पर? तो आपका ये कहने का मतलब है फिर किसानों को भी कांग्रेस ने ही वर्गलाया था? जो किसान दिल्ली के बॉर्डर्स पे 6 महीने बैठा रहा और 750 जानों का नजराना भारत के किसानों ने पेश किया, और उसके बाद भारत सरकार ने वो 3 काले कानून वापस लिए। उसका आपका कहने का मतलब ये कि हम ही उसके पीछे भी थे? मेरा कहने का मतलब, भारतीय जनता पार्टी जो लगातार आप पे कर रही है इल्ज़ाम कि ये जो जब भी हम कोई स्कीम लाते हैं तो कांग्रेस में रोड़ा डालने की कोशिश करती है। तो ये तो खुशाइन बात है। इसका मतलब है कि भारत सरकार ये मानती है कि कांग्रेस जो भी डिमांड लेके सड़कों पे आती है उसको भारत सरकार को मानना पड़ता है, जिसकी जीती जागती मिसाल किसान आंदोलन है। लोन साहब, साफ साफ भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हम ये रोल बैक नहीं करेंगे, हम ये स्कीम लागू करेंगे। इस पर अगर क्या कहेंगे आप? क्या कहते हैं कि अगर ये वापस नहीं हुई तो आपकी तो सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी? भारत सरकार किसान आंदोलन पे भी कहती थी कि हम ये रिफॉर्म्स जो हमने लाए, रिफॉर्म्स कहते थे उनको, 3 काले कानूनों को रिफॉर्म्स कहती थी भारत सरकार। वो कहती थी कि हम इसको वापस नहीं लेंगे, बाद में वापस लेना पड़ा। ये चाहते हैं कि भारत का जो युवा है, जो नौजवान है, वो सड़कों पर आए, वो अपना खून बहाए, वो टाइम सड़कों पर वेस्ट करे जो टाइम उसको स्कूल और कॉलेजेस में गुजारना चाहिए, जो हाई स्कूल्स में गुजारना चाहिए, वो टाइम वो सड़कों पर आके वेस्ट करे और हमसे बुहार लगाए, हमारे आगे चोली फैलाए, दामन फैलाए, हमसे डिमांड करें, और फिर हम बात मानेंगे, फिर हम इसको रोल बैक करेंगे। लोन साहब, एक मैं यहाँ पे आपको सवाल करता हूँ। जो मैंने भारतीय जनता पार्टी जो है आमतौर पर कहती है कि अगर 4 साल की नौकरी के बाद जो है नौजवान अभी 21 साल का होगा और 21 साल की उम्र में उसके पास जो है 10-12 लाख रुपए भी आएगा, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी आएगा, वो कहीं अपना बिजनेस जो है, जो ऐसे बोलते हैं कि इंडिया को ग्रो करना है, इकॉनमी बनाना है, सेल्फ डिपेंडेंट भारत बनाना है, उसके लिए उनको एक छोटी मोटी रकम उनके हाथ में आ जाएगी। तो इससे दिक्कत क्या है? नासिर साहब, भारतीय सेना में जो जाता है, जो नौजवान जाता है, वो पैसे के लिए नहीं जाता है, वो देशभक्ति का जज्बा लिए भारत का सेनानी बनता है। भारत के लिए जो है वो सीमा बल या आर्मी या कोई भी जो फौज है उसको चुनता है। पैसे का सवाल नहीं है। बचपन से ही मैं अपने बेटे को बात पूछता हूँ, मैं पूछता हूँ उसको कि आपका प्रोफेशन क्या, आप किस फील्ड में जाना चाहते हो? उसका शौक भी है कि मैं आर्मी में सर्व करूँ, अपने देश को सर्व करूँ। ऐसे ही लाखों करोड़ों युवाओं का ये सपना होता है कि वो भारत के लिए काम करें और भारत की सुरक्षा के लिए और भारत की मिट्टी के लिए मर मिटें। भारत की सेना जो है, भारत की जो आर्मी है, ये नौजवानों का महज पैसे कमाने का कोई जरिया नहीं है। ये एक पैशन होता है कि मुझे आर्मी में जाना है, मुझे आर्मी में सर्व करना है और अपने देश की सुरक्षा और उसकी एकता और अखंडता के लिए लड़ना है। तो अगर पैशन तो 4 साल में पैशन है, वो क्या, वो काफ़ी नहीं? आप जर्नलिज्म के प्रोफेशन में हैं, सबसे पहले आपके साथ आपका पेट लगा है, उसके बाद आपको प्रोफेशन है। इसी तरह से भारत के युवाओं के साथ भी पहले ऊपर वाले भगवान ने पहले पेट दिया है और उसके बाद उन्होंने अपने प्रोफेशन को चुनना है। आपको दिक्कत क्या है? जो आज तक जो भर्तियां चली आ रही हैं, आपके पास इस वक्त भी 2.5 लाख के आसपास जो हैं वो वैकेंसीज खाली पड़ी हैं इंडियन आर्मी में, और आप ये नया तोता लेके आए हैं कि अब हम जी 50,000 भर्तियां करेंगे, वो भी हम अग्निपथ स्कीम के तहत करेंगे, और हम उनको 4 साल की उनसे सेवा लेंगे, फिर बाद में उनको 75% को बाहर का रास्ता, 25% को हम रिटेन करेंगे। उन 75% को आप करोगे क्या? वो जाएंगे कहाँ? देखिए, 17 से 21 साल की जो एज होती है, बड़ी वाइटल एज होती है, एडोलसेंट एज इसको कहते हैं। इसी एज में बच्चा डिसाइड करता है कि मुझे करना क्या है। आप उसको पहले सेना में लोगे, आप उसको इंडियन आर्मी का ट्रेंड सोल्जर बनाओगे, और जब वो पीक पे होगा, जब उसका जोश, जब उसका खून
सातवें आसमान पे होगा जब वो देशभक्ति उसके अंदर कूट कूट के आप भरोगे, सावधान और विश्राम की शक्ल में। उसको स्ट्रेटेजिकल वार का वो करना सिखाओगे, उसको वेपन चलाना सिखाओगे, उसको टैंक चलाना सिखाओगे, उसको नेवी में कैसे वो एक्सेल करेगा वो सिखाना है। आप उसको एयरक्राफ्ट और बाकी मिसाइल्स वो चलाना सिखाओगे, और उसके बाद आप 4 साल के बाद धक्के से उसको सड़क पे लाओगे। नासिर साहब, ये आपको नहीं लगता है कि ये नाइंसाफी होगी नौजवान? लोन साहब, जब भी ये ऐसी जो अगर स्कीम निकली है अग्निपथ, इसके लिए खाली सरकार ने उनने आर्मी के जो बड़े बड़े जनरल करना उनसे भी बात की होगी, उनसे बात करने के बाद डिसाइड हुआ होगा कि ये स्कीम लाएंगे। तो इसमें फिर क्वेश्चन मार्क सेना पर भी आता है। क्या आप यहाँ कांग्रेस जो है सेना पर भी क्वेश्चन मार्क यहाँ पर उठाना चाहती है? सभी सेना के जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं उन पे सवालिया निशान नहीं है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज के जो 3 हमारे सेना के जो प्रमुख हैं, और जो तीनों सेनाओं का उसके ऊपर जो एक प्रमुख बैठा है, वो आज कहीं ना कहीं अपने आप को जो है वो पॉलिटिक्स में उन्होंने अपने आप को इंडल्ज किया है। बड़ी बदकिस्मती के साथ कहना पड़ा। 80% आपके जो जितने भी ऑफिसर्स हैं, चाहे उन्होंने कहीं पे भी सर्व किया, नेवी में किया है, एयरफोर्स में किया है या फील्ड में किया है, तो वो 80% जो लोग हैं इस स्कीम के खिलाफ हैं। देखिए, स्कीम आपने इजराइल को फॉलो किया, आपने नॉर्वे को फॉलो किया है, लेकिन उन कंट्रीज़ का वो नक्शा भी तो देखिए। वो कंट्रीज़ हैं कितनी, उनकी पॉपुलेशन है कितनी, उनका इनकम पर कैपिटा है कितना, उनकी इकोनॉमी कहाँ है, और आप कहाँ हो। तो ये चीज़ें हमें बहुत सारी चीज़ें, भारत में आप अब अग्निपथ जैसी स्कीम अभी लॉन्च नहीं कर सकते हो। हाँ, आप कर सकते हो, लेकिन आपको ट्रायल बेस पे, आपको पायलट प्रोजेक्ट की तर्ज पे इसको लाना पड़ेगा। अगर आने वाले 8-10 सालों के बाद आप मेंटली प्रिपेयर हमारे नौजवानों को कीजिए कि भैया हम ये स्कीम जो है लाने वाले हैं, आप मेंटली प्रिपेयर रहिए, हम ऐसे अब सेना को ऐसे चलाना चाहते हैं। आप एकदम से किसी के ऊपर आप, ये तो उनके सपनों को आपने चकनाचूर कर दिया। वो बच्चा जो पिछले 2 साल से तपती हुई गर्मी में सेना में भर्ती होने के लिए संघर्ष कर रहा है, वो प्रैक्टिस कर रहा है, उसको उसके सपनों के तो आपने पानी फेर दिया। लोन साहब, आपने कहा कि गलत है, जवानों के साथ गलत हो रहा है, प्रोटेस्ट होते हैं, फिर रोल बैक किया जाता है, क्योंकि किसानों की हमने देखा कि फिर भी वो कानून जो है काले कानून जिसे कहा जाता था उनको भी वापस लिया गया। लेकिन हम देख रहे हैं लगातार जो है पॉलिटिकल पार्टियां इन इश्यूज़ को उठाती है, लेकिन एट द एंड जब वोटिंग की बात है उस वक्त तो भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है। इसका मतलब है कि लोग जो है, आवाम जो है भारतीय जनता पार्टी के फैसलों को स्वीकार करती है। कांग्रेस को दिक्कत है, और ये भी कहा जाता है कि कांग्रेस के पास अब कुछ मुद्दे नहीं रहे हैं, कांग्रेस को जो है भारत से साफ कर दिया गया है। अब ये जो इश्यूज आते हैं छोटे मोटे, इनको वो जो है हाइप देने की कोशिश करती है ताकि मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में बनी रहे कांग्रेस। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए नासिर साहब, इस वक्त भी 70% जो वोट शेयर है वो भाजपा के खिलाफ पड़ा है। सिर्फ 30% वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने लिया है और भारत की सत्ता पे आसीन है। मैं आपको बड़े वसूख से कहना चाहूँगा कि 70% लोगों ने आज भी भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार नहीं किया है। मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ को यहाँ मैंडेट है। आप साउथ से शुरू होंगे तो कई सारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो इस वक्त सत्ताधारी हैं अपने अपने राज्यों में, और यहाँ नॉर्थ में भी कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो आज की डेट में अपने अपने राज्यों में हुकूमत कर रहे हैं। तो ये मतलब नहीं है कि आपको भारतीय जनता ने 130 करोड़ के मुल्क ने आपको मैंडेट दिया है और आप तुगलकी फरमान एक के बाद एक लाते रहो। फिर आपकी ही बात का अगर मैं यहाँ जवाब देने बैठूँ, फिर आप ये कहोगे कि अगर किसान आंदोलन जब शुरू हुआ था तब भी तो भारतीय सरकार केंद्र में थी, फिर वो उनको रोल बैक क्यों करना पड़ा? ऐसा नहीं है। देखिए, आपको कि वोट जो पॉलिटिक्स है वो अलग है। आप इस वक्त मुल्क चला रहे हो, आपको पूरे 130 करोड़ अवाम जो है उसकी आप जिम्मेदारी आपने लेनी है, और वो देश हित में वो फैसले करने हैं जो सभी को मंजूर हों। और आपका ये कहने का मतलब कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जो है इस वक्त भाजपा आगे है, तो फिर हम पे ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि 65 साल भारतीय जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसने हिंदुस्तान पे हुकूमत की। तो फिर आप ये कहोगे कि हमने जितने सारे जो भी प्रोजेक्ट्स लाए थे वो हमने ज़बरदस्ती लाए थे, ज़बरदस्ती हिंदुस्तान की आवाम पे थोपे थे। ऐसा नहीं था। हमने सुई से लेकर मिसाइल तक इस मुल्क को दिया, और वो हमने उस माहौल में दिया कि तमाम मुल्क ने उसको मंजूर किया, उसको काबिल कबूल किया, उसको माथे से लगाया। ठीक है लोन साहब, बिल्कुल आपकी सही बात है। जिस वक्त भारत आज़ाद हुआ तो कांग्रेस की सरकार रही थी, और काफ़ी सालों तक कांग्रेस की सरकार रही। आपके कहने के मुताबिक हालांकि है भी सही बात कि सुई से लेकर मिसाइल तक जो है बना भारत में, और अब भारत जो है काफ़ी जो है तरक्की कर बैठा। अब क्या वजह हुई कि कांग्रेस को नकार रहे हैं? क्या वजह है कि कांग्रेस अब मुद्दे भी उठा रही है, जेन्युइन भी है, और कोई जो है अकॉर्डिंग टू भारतीय जनता पार्टी वो ठीक भी नहीं है, लेकिन
क्या वजह है कि कांग्रेस फिर भी जो है मेन स्ट्रीम में नहीं आ रही है, सत्ता में वापसी वो नहीं कर पा रही है? देखिए, हम भले ही सत्ता में इस वक्त नहीं हैं, लेकिन इस वक्त भी हमारे 100 मेंबर पार्लियामेंट हैं। हम इस वक्त सबसे बड़ा विपक्ष हिंदुस्तान में हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है यूपीए की शक्ल में इस वक्त जो है मेन हिस्ब इख्तिलाफ की जो पार्टी है इस वक्त हिंदुस्तान में। इस वक्त भी हमारे एमपीज़ और राज्यसभा की अगर मैं कुल तादाद बनाऊँ तो 100 के ऊपर जाती है। तो आप ये हरगिज़ नहीं कह सकते हो कि कांग्रेस जो है वो इस वक्त हिंदुस्तान की इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में मौजूद नहीं है। हाँ, इस वक्त एक दूसरा माहौल भाजपा ने चलाया हुआ है, मजहबीकरण जो है वो सेफ्रानाइजेशन जिसको कहते हैं, वो इन्होंने किया है। आरएसएस की मिली भगत के साथ इन्होंने हिंदुस्तान में जो हमारे सनातन धर्म के लोग हैं उनको एक सफ में खड़ा करने की कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन ये वक्त के साथ जो है आहिस्ता आहिस्ता आप देखोगे जो सुई है वो एक जगह खड़ी नहीं रहती है, वक्त की सुई घूमती रहती है। और आप समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है अपनी पावर्स का मिसयूज़ कर रही है? राहुल गांधी जैसे नेता को, जो इस वक्त हमारा प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है, उसके साथ अगर ईडी 50 घंटे की इतनी मैं कहता हूँ सख्तगीर रवैया अपना सकती है तो आम नागरिक के साथ क्या कर सकती है? देखिए, मैं यहाँ भाजपा को याद दिलाना चाहता हूँ कि सत्ता में हम भी थे और आप पे भी गुजरात राइट्स के इल्ज़ामात लगे थे। मोदी जी और अमित शाह जी कटघरे में खड़े थे। अगर उस वक्त यूपीए हुकूमत, उस वक्त कांग्रेस चाहती तो आपका क्या हशर करती वो बयान मैं नहीं कर सकता हूं यहाँ पे। लेकिन हम जो है वो इस राजनीति पे यकीन नहीं रखते हैं। हम वक्त की हुकूमत को फिर से ये याद दिलाना चाहेंगे जो वाजपेयी जी ने मोदी जी को, जब गुजरात राइट्स हुए थे तो वाजपेयी जी ने मोदी जी को क्या कहा था, और वो चीज़ किसी से ढकी छुपी नहीं है कि आप इस वक्त जो है वो चीफ मिनिस्टर गुजरात हो और आप उसका पास रखिए, आप उसको एज चीफ मिनिस्टर जो है वो गुजरात में काम कीजिए। आप ये जो यहाँ पे जो चल रहा है इस पे आप कदगन लगाइए, इस पे रोक लगाइए। अगर वाजपेयी जी उस वक्त गुजरात राइट्स को लेकर वो बात कर सकते थे तो क्या कांग्रेस उस वक्त सख्त रवैया अख्तियार नहीं कर सकती थी? लेकिन कांग्रेस ने क्यों नहीं रवाया? क्योंकि गुजरात में इतने कत्लो गारत हुई तो कांग्रेस क्यों उस वक्त सॉफ्ट हैंड करेगी? यही तो फर्क है कांग्रेस में और भाजपा में। मतलब कांग्रेस जो है जो कातलों को जो है फ्री जो हैंड देती है, ऐसा नहीं है। कांग्रेस हिंदुस्तान की अदलिया जो है, हिंदुस्तान की जो अदालत है, जो हिंदुस्तान की इंसाफ का जो सबसे बड़ा मंदिर है, उस पर यकीन रखती है। कांग्रेस कभी भी कानून अपने हाथ में नहीं रहती है। कांग्रेस ईडी को कभी भी अपना तंत्र, सीबीआई को कभी भी अपना हथियार नहीं बनाती है। कांग्रेस हिंदुस्तान के कानून पे और हिंदुस्तान की अदालतों पे यकीन रखने वाली पार्टी है। हमने उस वक्त भी हिंदुस्तान की आईन पे और हिंदुस्तान की अदालतों पे यकीन रखा और हमने उस वक्त भी ईडी का गलत उपयोग नहीं किया। वरना आज की डेट आप समझते हैं कि राहुल गांधी के घर में अगर छापा पड़ता है तो ईडी जो है अपनी पावर्स का मिसयूज कर रही है? बिल्कुल कर रही है। ईडी तो इस वक्त बीजेपी का नया रूप, एक शाखा के तौर पे काम कर रही है। जैसे आरएसएस बीजेपी को चला रही है वैसे बीजेपी ईडी को चला रही है। एक वक्त में जो सीबीआई को कहा जाता था ये बोलता पोपट है कांग्रेस का, तो इस वक्त ईडी को आपको समझते हैं कि उस वक्त की सीबीआई और इस वक्त की ईडी जो है वो सत्ताधारी पार्टियों के हाथ में है? देखिए, कांग्रेस ने, मुझे एक मिसाल दे दीजिए कि जहां कांग्रेस ने यह किया हो कि ईडी का और सीबीआई का गलत इस्तेमाल करके हमने किसी अपोजिशन लीडर को बिला वजह तंग किया हो और हमने उसको 50-50 घंटे या 100 घंटे का इंटरोगेशन किया हो, एक दिन में उसको हमने तंग किया, बिला वजह तंग किया हो। हमने कभी भी ईडी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल नहीं किया है। जो आज मेन स्ट्रीम दो लीडर है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, एक होम मिनिस्टर है, उस पर भी केस चले। मोदी पर जो है वीज़ा नहीं लग रहा था उसको अमेरिका, तब तो कांग्रेस की हुकूमत थी। कांग्रेस ने भी तो कभी कहीं ना कहीं अपनी पावर्स का इस्तेमाल किया है, चाहे जायज़ किया है या नाजायज़ किया है। क्योंकि दो आज जो मेन स्ट्रीम जो मेन पॉलिटिशियन है हिंदुस्तान को जो चला रहे हैं, उन पर कांग्रेस के टाइम में जो है नकेल कसी गई थी। नासिर साहब, अगर वीज़ा मोदी जी को अमेरिका नहीं दे रहा था तो उसमें कांग्रेस का क्या कसूर था? कांग्रेस के टर्म से अमेरिका के साथ, कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के अच्छे टर्म से अमेरिका के साथ। आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। अमेरिका के अपने कानून हैं। उस वक्त अगर अमेरिका नरेंद्र मोदी जी को वीज़ा नहीं दे रहा था, उस वक्त उनको अमेरिका में एंट्री जो थी रिस्ट्रिक्टेड थी, तो उसमें उस वक्त यूपीए का क्या कसूर था? यूपीए ने तो मोदी जी को और अमित शाह जी को उस वक्त बंद नहीं किया था। उनको अमेरिका जाने की परमिशन थी, उनको दुनिया के किसी भी खित्ते में जाने की परमिशन थी। उस वक्त हमने ईडी या सीबीआई या अपनी पावर का इस्तेमाल तो नहीं किया बिला वजह। हमने उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और बाकी जो अदालत है, जो अदलिया है, उस पर हमने भरोसा जताया और उसके थ्रू जिन मुल्ज़िमान को सज़ा हुई उनको हुई, जो बरी हुए वो बरी। बाबरी मस्जिद का मसला 1992 से लेकर 2020 तक चला।
रंजन गोगोई जो जिसका फाइनल डिसीजन रहा बाबरी मस्जिद को लेकर, और उसके बाद ही वो जो है भारतीय जनता पार्टी ने उसको जो है बड़ी एक अच्छी पोजीशन पे लाया। तो आप अगर अदलिया की बात करते हो तो इस टाइम आपको है अदलिया पे यकीन कि अदलिया जो है इंडिपेंडेंट है या फिर ये भी भारतीय जनता पार्टी के हाथों में है, चली गई है? देखिए, एक रंजन गोगोई की मिसाल देकर आप पूरे अदलिया जो हमारा सिस्टम है, जो हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है, उसको आप कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि रंजन गोगोई साहब को पहले ये देखना चाहिए था कि मैं किस पोस्ट से रिटायर होकर आया हूँ और अब मुझे राज्यसभा नहीं जाना चाहिए। तो वो उनका ज़ाती फैसला था। उस वक्त उन्होंने बाबरी मस्जिद का जो वर्डिक्ट था, वो वर्डिक्ट क्या था वो आप सबके सामने है। ज़मीन के कागजात कुछ कहते थे, वक्ती हालात कुछ कहते थे, मालकाना हकूक़ किसी के थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट जो दी वो किसी और बुनियाद पे दी, तो हमने उसको भी वेलकम किया। बसीते एक मुसलमान, जावेद लोन एक मुसलमान होने के नाते उस वक्त भी हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो वर्डिक्ट था उसको हमने एक्सेप्ट किया। क्यों? क्योंकि हम इस मुल्क में अक़लियती फ़िरका हैं। हम इस मुल्क में 20% की आबादी वाले शहरी हैं। हमारा इस मुल्क के साथ एक जीने और मरने का रिश्ता है। हम यहाँ बाई चॉइस हैं, हम यहाँ बाई बर्थ हैं, बाई चॉइस नहीं हैं। और हमें यहाँ हिंदुस्तान के मुसलमानों को जब 1947 में इस मुल्क का बंटवारा होने लगा तो हमें उस वक्त चॉइस थी कि हम कहाँ जाएं। हमने उस वक्त इस वतन अजीज़ को चुना और हमने उस वक्त ये मुनासिब समझा कि हम हिंदुस्तान के साथ रहेंगे, यहाँ मरेंगे, यहाँ मिटेंगे। तो रंजन गोगोई जैसे लोग आने वाला वक्त आपको बताएगा, ये हिंदुस्तान की जनता है।